सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस पी सिंह। और आज हम क्लास 10th फिजिक्स के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। दैट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्टेज ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 8 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है किसी सर्किट से, और 250 वोल्टेज पे वो वर्क कर रहा है ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे, यानी कि एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। 8 आवर्स एक दिन में ग्लो कर रहा है बल्ब। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाई द बल्ब, यानी ये जो बल्ब है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो सिंपल, आपने पावर के फॉर्मूले तो पढ़ रखे होंगे। सो एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। पावर, जिसको आप पी से डिनोट करते हो, उसके आपने तीन फॉर्मूले तो पढ़ी रखे हैं। मैन पी इजिकल टू वी आई, दूसरा जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपने तीन फॉर्मूले पढ़ रखे हैं पावर के। ओके, सो पी इजिकल टू वी आई, पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर और पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पी इजिकल टू डब्ल्यू बाई टी, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इजिकल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और आप जानते हैं कि वर्क जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम इसको पी इजिकल टू ई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो ये जो सारे आप फॉर्मूलेज देख रहे हैं, जो पांच आपको फॉर्मूलेज दिख रहे हैं, ये सारे पावर्स के हैं। आप मेनली ये तीन फॉर्मूले यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, पी इजिकल टू वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। ओके, सो ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए। इन्हीं में से कोई फॉर्मूला लगेगा, इन तीन फॉर्मूले में से ये वाले दो तो कम ही यूज होते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में, अच्छा सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया है करंट ऑफ 8 एम्पियर। ओके, सो करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो आई इजिकल टू 8 एम्पियर आपको करंट की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद वर्क्स ऑन 250 वोल्टेज, तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, आप जानते हैं, तो वी इजिकल टू 250 वोल्ट, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ऑन द एवरेज 8 आवर्स अ डे, तो ये तो हम बाद में यूज़ करेंगे इस वैल्यू को। सबसे पहले आपसे पूछा है पावर, ठीक है, तो आपको पावर बतानी है। तो आप देख सकते हैं पहला ही फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। देखिए, पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, पी इज इक्वल टू वी आई। ओके, यहाँ से पावर इज इक्वल टू वर्क, सॉरी, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो वोल्टेज आपको कितने दिए, 250। ठीक है, 250 इंटू आपको करंट कितना दिया है, आई आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8 एम्पियर, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ से आपको पावर की जो वैल्यू मिलेगी कितनी आएगी, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2000 वाट आएगी। ओके, सो पावर आपकी कितनी आएगी, 2000 वाट। और जब आप इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इस वैल्यू में, तो आपका किलो वाट में आंसर आएगा। तो दैट इज पावर इजिकल टू, जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो पावर इजिकल टू 2 किलो वाट। तो ये हमारी पावर आ गई निकल के। ठीक है, इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस ₹5 फॉर 6 किलोवाट आवर। ठीक है, KWH किलो वाट आवर, व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो ये पावर सप्लाई कर रही है, तो वो ₹5 चार्ज कर रही है, ₹5 चार्ज कर रही है 6 किलोवाट आवर कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, 6 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम करने के लिए वो ₹5 चार्ज कर रही है। ठीक है, तो मंथली बिल बताना है 60 डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये बी पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें एक दिन की पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो बल्ब है वो पूरे दिन तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये जो है 8 आवर्स वर्क कर रहा है केवल, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको 8 घंटे की पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो बल्ब है वो 8 घंटे ही काम कर रहा है। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा पावर कंज्यूम्ड पर डे। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड पर डे, दैट इज 2 किलोवाट इंटू, यानी 2 किलोवाट इंटू, अब आवर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है, तो किलोवाट आवर में चाहिए तो 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 आवर का। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड पर डे निकालनी है मुझे, तो किलोवाट आवर में आएगी, तो 2 इंटू 8 दैट इज कितना हो जाएगा, 16। तो 16 किलोवाट आवर ये आ गई आपकी पर डे जो पावर कंज्यूम हो रही है। ठीक है, एक दिन में ये जो बल्ब है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 16 किलोवाट आवर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला है, ₹5 चार्ज कर रहा है 6 किलोवाट आवर के लिए, तो व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज, 60 डेज के लिए मंथली बिल क्या होगा। तो पावर कंज्यूम्ड पर डे निकल आई, अब आपको पावर कंज्यूम्ड 60 डेज में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड
इन 60 डेज, ठीक है। अब हमको 60 डेज में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज 16 किलोवाट आवर ये पर डे कंज्यूम कर रहा है। तो 60 डेज में कितना करेगा, तो एक दिन में इतना, तो 60 डेज में कितना, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो 16 में, ठीक है। 16 इंटू 60, दैट इज यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 960 किलोवाट, ठीक है। 960 किलोवाट आवर, सॉरी, ठीक है, आवर तो है ही इसमें, तो किलोवाट आवर में यूनिट हमारी आएगी किलोवाट आवर, तो 960 किलोवाट आवर ये पावर कंज्यूम कर रहा है 60 डेज में बल्ब, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया टोटल चार्जेस निकालने हमको, पहले तो 60 डेज के लिए हमें टोटल चार्जेस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्जेस फॉर 60 डेज, यानी कि 60 डेज जो इसने पावर कंज्यूम की उसके टोटल चार्जेस कितने बने, तो हम 60 डेज के निकालेंगे पहले, उसके हिसाब से फिर हम मंथली बिल कैलकुलेट करेंगे 60 डेज के हिसाब से, ठीक है। तो 60 डेज के लिए हमको कितना हो जाएगा, तो 960 किलोवाट 60 डेज में इसने पावर कंज्यूम की है 960 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 6 किलोवाट आवर के लिए ये 5 रुपये चार्ज कर रही है कंपनी, ठीक है। तो 6 किलोवाट आवर जैसे कितने यूनिट्स बन जाएंगे इसमें, तो आप 960 किलोवाट को 960 किलोवाट आवर को सबसे पहले किससे 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 जैसे कितने यूनिट बनना है इसमें ये निकल के आ जाएगा। तो 6 जैसे कितने पार्ट बनना है या कितने यूनिट बनना है वो निकल के आया, और एक यूनिट के लिए 5 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो जितनी यूनिट आई उसमें 5 रुपये का मल्टीप्लाई कर दो 5 रुपीज़ का, तो आपके पास टोटल चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लैंग्वेज से, कि ₹5 के लिए, सॉरी 6 किलोवाट आवर के लिए ₹5 हैं, तो 1 किलोवाट आवर के लिए कितना हो जाएगा, उस हिसाब से भी आप यूनिटरी मेथड से जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर दे रहे सिंपल, ठीक है, कॉमन तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 800 रुपीज़, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 800 रुपीज़, ओके। सो ये जो चार्जेस हुए ये 60 डेज में आए, ठीक है, यानी 60 डेज अगर ये बल्ब ग्लो करता है डेली 8 आवर्स पर डे के हिसाब से, तो 800 रुपीज़ जो है चार्जेस इसके बने, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बिल बताना है हमको, ठीक है, मंथली बिल बताना है हमको, ठीक। तो मंथली हम बिल कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम। सो नाउ मंथली बिल, मंथली बिल, सो ये कैसे आएगा, मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ में आप जानते कितने डेज होते हैं ये, अच्छा यहाँ पे 60 डेज दे रखा है, हमने 60 डेज का चार्जेस निकाल लिए हैं। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, और ये 60 डेज के चार्जेस दिए हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इनको, 60 डेज के चार्जेस कितने हैं 800, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मंथली बिल आ जाएगा 800/2, दैट इज 400 रुपीज़, ये हमारा क्या है मंथली बिल, ओके। सो दैट इज अवर आंसर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज a 12 volt battery is connected across a load having a resistance 40 ohm। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, क्वेश्चन में दिया गया है a 12 volt battery is connected across a load having a resistance of 40 ohm, ठीक है। यानी कि ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो एक लोड के अकॉर्डिंग लगी हुई है, ठीक है, जिसमें जिसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द लोड, हमको करंट निकालना है जो इस लोड में फ्लो कर रहा है, द पावर कंज्यूम्ड एंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 मिनट्स, हमको ये सब चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट देखिए आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द लोड, करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, 12 वोल्ट बैटरी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया है हमको, आ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, ठीक है, लोड का जो रेजिस्टेंस है कितना है 40 ओम। हमसे पूछा गया है सबसे पहले हमसे पूछा है करंट, व्हाट इज द डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन द लोड, सो आई पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये 3 जो सिंबल्स हैं इनको देख के डायरेक्टली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ ओम्स लॉ लग रहा है, तो बाई ओम्स लॉ आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल यही लगेगा यहाँ पे। यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो I को सब्जेक्ट बनाएंगे तो R जो है वो नीचे चला जाएगा, तो R से डिवाइड कर दीजिए इस साइड,
तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 12, और रेजिस्टेंस कितना दिया है हमको, रेजिस्टेंस की वैल्यू 40। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12/40 तो ये आ जाएगा आंसर 0.3 एम्पियर। तो ये हमारी आई की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। ओके, सो ये हमारा 0.3 एम्पियर करंट आ गया। ओके, इसके बाद दूसरा क्या पूछा है हमसे कि करंट फ्लोइंग इन द लोड। दूसरा क्वेश्चन है द पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड एंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पावर कंज्यूम्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू वी आई। मैंने आपको अभी बताया था पावर के फॉर्मूले कितने बताए थे, देखो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो P इज इक्वल टू वी आई, ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, क्योंकि यूज़ कैसे हो रहा है, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि V मुझको दिया गया है, V क्वेश्चन में दिया है 12 वोल्ट, और I आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 0.3 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पावर कंज्यूम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर ये फॉर्मूला सबसे सिंपल रहेगा। सो यहाँ से हम यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू वी इंटू आई, दैट इज 12 इंटू 0.3, 12 इंटू 0.3। तो यहाँ से जब आप पावर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपकी पावर आएगी वो आएगी 3.6 वाट। 3.6 वाट पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वाट। ठीक है, और इसके बाद जब आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें लास्ट में एनर्जी डिसिपेटेड भी निकालनी है, और एनर्जी डिसिपेटेड जो हम निकालेंगे वो किलोवाट आवर में निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की जो कॉमन आप यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोवाट आवर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे जो मैं बार बार यूज़ कर रहा था ये जो वर्ड, आप कंफ्यूज ना हो, जो मैंने पावर कंज्यूम्ड पर डे, ठीक है, ये जो बार बार मैं बोल रहा था और इसकी यूनिट किलोवाट आवर बोल रहा था, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड पर डे उसका मतलब क्या हो गया, वो एनर्जी ही आ रही है। ठीक है, पावर को जब आप टाइम के साथ ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप यहाँ से, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, एनर्जी जो है पावर इंटू टाइम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए पावर इज इक्वल टू 3.6 वाट। अब 3.6 वाट को जब आप किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0036 किलोवाट। ठीक है, ये आपकी पावर आ गई किलोवाट में। ठीक है, तो ये पावर कंज्यूम कर रहा है ये लोड। ठीक है, लोड की जो पावर कंज्यूम्ड है वो आ गया हमारे पास। ओके, सो नाउ हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 मिनट्स। सो एनर्जी डिसिपेटेड निकालते हैं। अच्छा यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम कितना दिया है, एनर्जी डिसिपेटेड हमें 2 मिनट्स में निकालना है। ठीक है, तो टाइम हमको कितना दिया है 2 मिनट्स, T इज इक्वल टू 2 मिनट। अच्छा एनर्जी डिसिपेटेड की आपने एनर्जी की यूनिट पढ़ रखी है किलोवाट आवर। ठीक है, क्या पढ़ी है आपने, किलोवाट आवर, ये यूनिट पढ़ी है। ठीक है, इसमें ये जो लास्ट में ये जो टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टाइम आपको किस में दिया है, आवर में दिया गया है। ठीक है, ये आपने आवर में लिया है, या किलोवाट आवर जो आपकी यूनिट होती है, तो आपको ये जो टाइम है इस टाइम को भी पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2/60, ठीक है, 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट्स दिए हमको, 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आवर में आ जाएगा टाइम। तो 2/60, तो इसको हम सिंपल 2/60 रहने देते हैं, आई थिंक इससे सही सॉल्व होगा। तो 2/60 आवर, ठीक है, 2/60 आवर, ये आ गया मेरे पास टाइम। अच्छा मुझे क्या निकालना है, एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी है। अच्छा ध्यान से देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया क्या, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, W/T, और लास्ट में पढ़ाया E/T, जो क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है चार्ज, ओ सॉरी पावर। सो वर्क आपका एनर्जी के इक्वल होता है, सो E/T, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा, ये पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से मैं एनर्जी निकालना चाहूँ, ये क्या है एनर्जी E। ठीक है, तो मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस T का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, E को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो E इज इक्वल टू PT आ जाएगा, P इंटू टी। सो E इज इक्वल टू PT। आपके पास पावर कितनी दे रखी है, ये दी है 0.0036, एनर्जी निकालनी है मुझको, तो पावर कितनी है 0.0036, ठीक है, किलोवाट। और आपको यहाँ लिख सकते हैं आप, यूनिट भी लिख सकते हैं किलोवाट,
मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम कितना दिया है आपको 2/60, तो 2/60 आवर, ठीक है, एच लिख दीजिए आप या फिर सिंपल आपको इसको, ठीक है। तो ई आपको कितना आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 0.0036 इंटू 2/60, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी 0.0012 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ये आपकी एनर्जी आ गई आपके पास, ठीक है, जो एनर्जी आपसे पूछी गई थी, एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 मिनट्स, ठीक है, और ये आपका पावर आ गया था, ठीक है, ओके। सो अगर आप इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जूल में भी आप कर सकते हैं कन्वर्ट, आपको फैक्टर पता होगा। सो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट आवर। तो आप इसमें 3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यही एनर्जी जो है वो जूल में कन्वर्ट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया है इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाई ए स्फेरिकल मिरर। अच्छा, ये दोनों सवाल जो थे, ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से थे, है ना। और ये वाला क्वेश्चन कहाँ से, ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाई ए स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्या बोल रहा है, एक कोई स्फेरिकल मिरर है जो अगर आप किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं उसके सामने, यानी स्फेरिकल मिरर जो आपको दिया गया है उसके सामने आप किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखो, वो हमेशा जो मिरर इमेज बना रहा है वो कैसी बना रहा है, हमेशा इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है हमेशा। लास्ट में आपसे क्या पूछा गया, वाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, आपको मिरर बताना है कौन से टाइप का मिरर है वो, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ड्रॉ लेबल डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो आपको अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए लेबल डायग्राम बनाकर दिखाना है, ठीक है, ये प्रूव करते हुए कि जो आपने मिरर आपने आंसर में बताया है वो मिरर हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो उसको आपको लेबल रे डायग्राम बनाकर भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हमको फाइंड आउट करना है कि ये मिरर कौन सा है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, आपने दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हैं। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, या थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है, वो आपने अगर रे डायग्राम बना रखे हैं आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अगर आपने रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको इतना तो आइडिया होगा, बेसिक चैप्टर पढ़ रखा है अगर आपने, कि कॉनकेव मिरर जो होता है ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, अच्छा ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसके 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस में से 5 केसेस में, ठीक है, 5 केसेस में कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक इसका जिसको आप एक केस जो होता है उसको आप स्पेशल केस करके बोलते हैं, तो वो जो स्पेशल केस होता है उसमें ये कैसी इमेज बनाता है, आई एम सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। सो जो स्पेशल केस आप पढ़ते हैं 5 केस में तो आप रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है ये, और जो एक केस रह जाता है स्पेशल केस उसमें ये कैसी इमेज बनाता है, उसमें बनाता है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हैं, ठीक है, इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये नया वर्ड है अपराइट, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा आ जाए कि वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बन रही है तो ये अपराइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है इरेक्ट, यानी सीधी इमेज बन रही है, ठीक है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये आपने पढ़ा होगा, ये कैसी इमेज बनाता है, ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कैसी इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो स्फेरिकल मिरर इस क्वेश्चन में दिया गया है वो स्फेरिकल मिरर ऑलवेज, देखो ये जो वर्ड यूज हुआ है यही मेन है, ऑलवेज वर्ड यूज हुआ है,
तो ये जो मिरर क्वेश्चन में बोल रहा है, ये मिरर हमेशा ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। अच्छा, इरेक्ट इमेज है, आपको ये दे रखा है, कैसी इमेज है, इरेक्ट है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है कि जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है। जो आप क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर में, जितना भी आप ये जो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, इस सब में आप जब भी पढ़ेंगे तो ये दोनों पेयर में चलते हैं साथ में, कि अगर रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो रियल होगी। ऐसे ही अगर वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट होगी, और अगर इरेक्ट इमेज है तो वो वर्चुअल होगी। यानी ये पेयर चलता है, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज आपको दे रखी है, यानी वो वर्चुअल भी होगी। सो ठीक है, वर्चुअल भी होगी साथ में, तो हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट देखना पड़ेगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज दोनों ही बनाते हैं, दोनों मिरर्स बनाते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। आपके क्वेश्चन में दूसरा वर्ड क्या बोला गया है, ये ऑलवेज बोला गया है, ठीक है। तो ऑलवेज पे आपको फोकस करना है। तो इसमें से कौन सा मिरर है जो हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, तो यही बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ध्यान से, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें 2 केसेस हो गए, है ना। 5 केसेस में ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और एक केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना रहा है। तो ये दोनों टाइप की बना रहा है, ठीक है। और ये हमेशा कैसी बना रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बना रहा है। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ गया कि आपका कौन से टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर आपसे पूछा है, तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ओके। और अच्छा, आपको इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये दोनों ही मिरर्स जो हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाते तो हैं, पर इसकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज में क्या डिफरेंस है इन दोनों की बनाने में। डिफरेंस ये है कि ये जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, वो हमेशा कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है, मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। मैग्नीफाइड होती है, यानी कि क्या है, जिसका मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर, ये जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, ये कैसी होती है, ये हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, ठीक है। कैसी बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो गया, कि मैग्निफिकेशन जो होता है इस इमेज का, वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों की वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज में भी मैंने आपको अंतर बता दिया, क्या, कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो एक केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसके पास कौन सी क्वालिटी है, मैग्नीफाइड वाली, ठीक है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा, पर वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, ये हमेशा डिमिनिश होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उससे साइज छोटा होगा, किसका, इमेज का, ठीक है। यानी इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने बता दी आपको डिटेल में, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ओके। सो ये हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट में दे रखा है ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है ना, ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। एक आपको रे लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है। तो ये आपको देखिए, कॉन्वेक्स मिरर इसका आंसर हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर आपका आंसर हो गया, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस बना के दिखाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से ये मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं बना पाता, तो इस वजह से ये आपके एनसीईआरटी में दोनों केसेस दे रखे हैं कॉन्वेक्स मिरर के, तो मैं उसी के यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी कॉन्वेक्स मिरर है। 2 ही केसेस होते हैं इसमें, कौन कौन से केसेस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, है ना। 2 केसेस कौन कौन से होते हैं, 2 केसेस कौन कौन से होते हैं, नोट कर सकते हैं आप। केस पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सॉरी। एंड सेकंड केस क्या होता है, 2 ही केस होते हैं इसमें। और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि पहला केस क्या है, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और दूसरा केस क्या होता है कि इन्फिनिटी को छोड़ के आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, वो दूसरा केस होता है। तो ये रहा पहला केस, क्या है, एट इन्फिनिटी, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है, इन्फिनिटी पे दे रखा है, ठीक है। सो इन्फिनिटी पे आपका दे रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है। जो इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, वहाँ से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं, डॉट डॉट करके बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल रेज है ये। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आई, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रे, तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी आके, फोकल
फोकल पॉइंट पे, ठीक है। सो यहाँ पे फोकस पे आके ये कन्वर्ज करेगी और आपको क्या लगेगा, रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। आप जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है ये वाली रे, ठीक है। तो यहाँ फोकस पे आके कन्वर्ज करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, और इमेज का साइज़ क्या है, देखिए आप कितना छोटा सा डिमिनिश्ड है, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज बन रही है इस केस में, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज है तो कैसी होगी, ये डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन मच मच लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में ये ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। फोकस, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये किसी भी जगह पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बस इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा केस है। तो यहाँ से एक पैरेलल रे आई तो ये फोकस पे कन्वर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है, और दूसरी आई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई, तो ये सीधी लौट के वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने कट करके बनाया तो ये देखिए ये इमेज बन रही है, ध्यान से देखिए, ये रही, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, और ये जो इमेज बनी इसका साइज ऑब्जेक्ट से कितना छोटा है, ठीक है। तो इस केस में भी कैसा है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, that is AB and CD, two spherical mirrors from parts of a hollow spherical ball with its center at O as shown in the diagram, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि AB एंड CD दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, ठीक है। ये रहे AB और ये CD, ये दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, ठीक है। और किसका पार्ट है, ये एक हॉलो स्फेरिकल बॉल का, ये जो है ये आपकी एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है, इसी का पार्ट है ये दोनों मिरर्स, ठीक है। इतने इतने बने हुए हैं, ये दोनों मिरर्स हैं, ठीक है। विद इट सेंटर एट ओ, ये इसका सेंटर है स्फेरिकल बॉल का ओ, ठीक है। फिर क्या बोला है, शोन इन द डायग्राम इफ आर्क ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क सी डी, ठीक है। जो आर्क ए बी है वो आर्क सी डी का हाफ है, ये आपको एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है देखिए ध्यान से, ये जो ए बी आर्क है, अच्छा आर्क तो आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, मैथ्स में आप पढ़ते हैं, ये जो आपका जो आपके पास कंपास होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आप आर्क मारते हैं, ये जो सर्कल का कुछ पार्ट होता है छोटा सा, ये जो सर्कल का छोटा सा पार्ट होता है उसको हम आर्क बोलते हैं, है ना, आपने पढ़ रखा होगा। ये जो होता है पार्ट इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये जो है ये ए बी, ये एक आर्क है इसी सर्कल का, यानी पार्ट है। और ये जो है ये सी डी, ये भी एक आर्क है, ठीक है। तो ये जो ए बी आर्क की लेंथ है वो सी डी के हाफ है, ये आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये आपको रिलेशन दे रखा है, ओके। सो ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, बताना है हमको व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, रेशियो बताना है हमको, ठीक है। रेशियो बताना है किसका, फोकल लेंथ का रेशियो बताना है। ये जो दो मिरर्स हैं, ये जो ए बी मिरर है और ये जो सी डी मिरर है, इन दोनों मिरर्स की कुछ तो फोकल लेंथ होगी, उन फोकल लेंथ का रेशियो बना, ये रेशियो हमको बताना है, यानी F1 रेशियो F2, ये हमको बताना है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम फोकल लेंथ पे डिस्कशन करते हैं हमारा कि फोकल लेंथ होता क्या है। सो फोकल लेंथ F इज इक्वल टू R/2, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। R क्या है, R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, या जो कोई भी मिरर होता है उस मिरर से ये जो कोई भी मिरर होता है वो किसी एक स्फीयर से, किसी स्फीयर का पार्ट होता है, किसी स्फीयर से काट के निकाला गया होता है मिरर, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल मिरर आप जो पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं, स्फीयर से काट के निकाले गए होते हैं, ठीक है। जैसे ये स्फीयर है तो इस स्फीयर से काट के ये दो मिरर्स निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये जिस स्फीयर से काट के निकाले गए हैं उस स्फीयर की जो रेडियस होती है ये, ठीक है, इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। ये रही, ये जो है ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आर है, ये आपने मैथ्स में पढ़ रखा है, ठीक है, ये आर है। और यही जो होती है आर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर जिस स्फीयर से काट के निकाला है उस स्फीयर की जो रेडियस है उसका हाफ कर दो, वही इस मिरर की फोकल लेंथ भी होगी, ठीक है। सो फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस है, ये भी तो रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, ये रेडियस होंगी, ठीक है। सो इस वाले मिरर के लिए, अच्छा ये जो मिरर है ये भी इसी स्फीयर का पार्ट है और ये वाला जो मिरर है ये भी इसी स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट ही है, आर, ठीक है। सो अगर हम F1 लिखना चाहें, ये वाला जो मिरर है, इस मिरर की जो फोकल लेंथ है, ठीक है, इस मिरर की जो फोकल लेंथ है उसको हम नाम दे रहे हैं F1, ठीक है, F1। और इस मिरर की जो फोकल लेंथ है उसको हम नाम दे रहे हैं क्या, F2, ठीक है। सो अगर हम F1 वैल्यू लिखना चाहें, ठीक है, क्या लिखना चाह रहे हैं हम, F1, ठीक है, F1 अगर हम लिखें तो वो कितना होगा, इस स्फीयर की रेडियस को मैंने आर एज्यूम कर लिया है, ठीक है, आर है, तो F1 अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा R/2, यही तो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा था, ठीक है, यही फोकल लेंथ हो जाएगी पहले वाले मिरर की। अच्छा दूसरे वाले मिरर के लिए अगर मैं सेम चीज़ करूं, उसकी फोकल लेंथ निकालना चाहूँ F2, वो कितनी आएगी, ये जो जिस स्फीयर से आया उस स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर, तो R/2। तो आप यहाँ से ये देखिए कि F1 मेरा R/2 आया, F2 भी मेरा R/2 आया, ठीक है। अब मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है, मैं रेशियो लेता हूँ, तो रेशियो कैसे लेते हैं, F1/F2, यही हो गया रेशियो। F1 मेरा कितना है, R/2, चलो R/2 लिख देता हूँ। F2 मेरा कितना है, R/2, इसको R/2 लिख दिया अपॉन में, R/2 से R/2 कैंसिल, बताओ, R/2 से R/2 कैंसिल, आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि F1 रेशियो F2 इज इक्वल टू 1/1। आपको सिंपल यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, देखिए ध्यान से, ये जो दोनों मिरर्स हैं, इन दोनों मिरर्स की फोकल लेंथ सेम होगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए दिया गया कि ये जो मिरर है इसका जो अपर्चर की लेंथ है ये इस वाले मिरर से आधी है, आपको ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया क्वेश्चन में, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो सके, ठीक है। ये केवल कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि AB इजिकल टू हाफ ऑफ आर्क CD, ठीक है। इन दोनों मिरर्स की जो फोकल लेंथ है वो सेम होगी, कैसे होगी सेम, क्योंकि ये दोनों सेम ही स्फीयर का पार्ट है। अगर ये अलग अलग स्फीयर का पार्ट होते तो इनकी फोकल लेंथ अलग अलग होती, क्योंकि जो आर है वो अलग अलग हो सकता था, ठीक है। सो ये इस वाले केस में क्या है, ये दोनों इन दोनों की सेम ही फोकल लेंथ होगी, ठीक है, R/2, और जब हम इसको रेशियो लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो F1/F2 यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमने निकाल दिया रेशियो ऑफ फोकल लेंथ कितना आ रहा है मेरा, F1/F2, R/1/1, ओके। सो दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द टू मिरर्स, ठीक है, विल फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। अच्छा इन दोनों में से कौन सा मिरर होगा जो वर्चुअल इमेज बनाएगा, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसके सामने किसी भी पोजीशन पर रख दो ऑब्जेक्ट को, इन दोनों में से ऐसा कौन सा मिरर है कि ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पोजीशन पर रख दो उसके सामने, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं ऐसा कौन सा मिरर है। तो सबसे पहले तो इस पे आ जाते हैं। अच्छा ये वाला जो मिरर है ध्यान से देखिए, ये बल्जिंग आउटवर्ड है, ठीक है, इस पे जो कोटिंग हो रखी है इस साइड है, तो ये आप सिंपली देख सकते हैं कि ये वाला जो मिरर आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ये जो मिरर आपको दिख रहा है, ये वाला मिरर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इतना तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये देखिए ये इनवर्ट साइड में, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा निकला हुआ है इस पे कोटिंग है, तो ये अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये वाला जो मिरर है आप यहाँ से पहचान सकते हैं, ये वाला कौन सा है, ये आपका सिंपल कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो दोनों मिरर्स को मैंने इतना पहचान लिया कि ये दोनों जो मिरर्स हैं इन दोनों में से कौन सा मिरर कैसा वाला मिरर है, ठीक है, नाम मैंने पहचान लिया यहाँ से। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया था कि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा कौन सा मिरर है, अभी यही इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, डिमिनिश्ड बनाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। पर इसमें कॉन्वेक्स मिरर नहीं पूछा, इसमें से ये पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा मिरर बनाएगा वर्चुअल इमेज। तो आपको इन दोनों मिरर में से देखना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, और ये अभी मैंने पहचान लिया कि ये जो AB मिरर है ये मेरा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ, पहला तो मेरा ये हो गया आंसर पहला वाला, और दूसरे में मैं क्या लिख सकता हूँ, विच ऑफ द टू मिरर्स विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मिरर ए बी will always form virtual image of the object, will always form virtual image of the object placed in front of it। ठीक है, जो मिरर ए बी है वो ऑलवेज फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि ये जो मिरर है, बिकॉज मिरर ए बी इज, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बिकॉज मिरर ए बी इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ से बिकॉज मिरर ए बी इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो आज के सेशन में यही 4 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।